हेलो प्यारे दोस्तों, ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कहा गया है कि मित्रता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ा धन होता है। मित्र के बहुत सारे गुण होते हैं। कुछ मित्र जीवन में अच्छे भी मिलते हैं और कुछ मित्र बुरे भी मिल सकते हैं। मित्रता की पहचान कैसी करनी है, मित्र किस प्रकार रखने हैं, यही आज का चैप्टर है जो क्लास 10th 2026-27 यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके ऐसे विद्यार्थियों के लिए। बच्चों, क्लास 10th में पहला ही चैप्टर, पहला ही पाठ जिसका नाम है मित्रता। इसके लेखक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने मित्रता पाठ लिखा है, मित्रता निबंध लिखा है और इसमें मित्रता के गुण बताए हैं। इससे संबंधित आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में चैप्टर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ आता है और उस पैराग्राफ से संबंधित 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है कि इस पैराग्राफ जो दिया गया है उसके लेखक कौन से हैं या संदर्भ पूछ लिया जाता है। दूसरा, इसी में एक अंडरलाइन कर दी जाती है कुछ जगहों पर। अंडरलाइन का मतलब कि जो गद्यांश दिया गया होता है उसे रेखांकित कर दिया जाता है, उसके नीचे लाइन खींच दी जाती है या उसे डार्क कर दिया जाता है या उसे बोल्ड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके अर्थ को बताइए, इसके अर्थ को बताइए, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। और तीसरा प्रश्न इसी से और संबंधित कोई भी उस पैराग्राफ से संबंधित हो सकता है। कैसे प्रश्न आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में 90+ मार्क्स कैसे लाएंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए चलते हैं, आज के पाठ को देखते हैं। इस पाठ का नाम है मित्रता। इसमें देखते हैं कि आपको कौन कौन से और कैसे कैसे हैं। बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि मित्रता पाठ जहां के बारे में बताया है कि मित्रता। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में अर्थ को समझते हुए चलते हैं कि क्या ये कहा जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने कहा है, देखते हैं। हो सके तो आप लोग किताब अपनी जरूर खोल करके रखिए। पहला बात कही जा रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, जब कोई युवा पुरुष का मतलब कि युवा व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल करके विभिन्न घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्यों से। हो सकता है किसी को पढ़ने के लिए जाना पड़े, हो सकता है किसी को रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़े। तो जब उसे अपने घर से निकल करके बाहरी संसार में, जो बाहर के संसार है उसमें जाना पड़ता है, अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। तो उसके सामने जो पहली समस्या आती है वो मित्रता चुनने में होती है। मित्र का चुनाव कैसे करना है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहते तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। लेखक कह रहा है, अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि उसकी स्थिति एकांत और निराली नहीं रहती। यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है, कुछ व्यक्तियों की मना स्थिति होती है कि वो एकांतपन जीवन में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो एकांत नहीं रह सकते, जो अकेले में नहीं रह सकते हैं, तो वो बाहर निकलते हैं और अपनी जान पहचान के लोगों से मित्रता करते हुए अपनी जान पहचान धड़ाधड़ आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उनका हेल मेल हो जाता है। हेल मेल का मतलब मेल मिलाप हो जाता है, जो उनके व्यवहार के लोग होते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रता के रूप में परिणित का मतलब है यहाँ पर बदल जाता है, मित्रता के रूप में बदल जाता है। पहले वो जान पहचान होती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। बच्चों, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप भी ऐसे ही मित्र चुनिए
जो आपको आगे जीवन में सफलता प्राप्त करे। यहाँ पर बताने का कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता, आप जैसा उपयुक्तता का मतलब जैसे आप मित्र चुनेंगे उसके जीवन की सफलता, आप जीवन में कैसे सफल होंगे, ये बात उसी मित्र से ही निर्भर हो जाती है। यहाँ पर शुक्ल जी ने बहुत बड़ी बात की है। दूसरा है क्योंकि संगत का गुण प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हमारे आचरण पर जैसा संगत होगा, अभी इसको और इस बात को व्यक्त करने के लिए शुक्ल जी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार करने योग्य रहता है। हम लोग समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल, चित्त का मतलब होता है मन, कोमल का मतलब हम लोगों का जो हम बाल बच्चों का जो है मन है बहुत ही कोमल होता है, मुलायम होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हर तरह का संस्कार करने का मतलब हम जो बच्चों का बाल मन है वो बहुत ही कोमल होता है, मिट्टी के घड़े के समान कच्चा होता है। उसे जिस रूप में ढालो, यदि आप अच्छे मित्र के रूप में आपको मिल गया तो आप अच्छे मित्र के साथ में रह करके अपने परीक्षाओं में 90 और 95 प्लस जो है मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई बुरा मित्र मिल गया तो आप वहां पर धीरे धीरे असफल होने लगते हैं। तो इस संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारे भाव अपरिमार्जित का मतलब बदलते रहते हैं और अपरिपक्व का मतलब होता है पूरी तरह से पके हुए नहीं है। हम अपनी बातों पर पूरी तरह से अभी इस उम्र में नहीं है कि हम पूरी तरह से जो बात कहा जाए उसका डिसीजन ले लें। हमारे दोस्त ने कहा कि आज चलिए क्लास छोड़ देते हैं, हम क्लास छोड़ देते हैं। हमारे दोस्त ने कहा आज ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ते हैं, या हमारे दोस्तों ने कहा कि चलिए आज कुछ अच्छा सीखते हैं पढ़ाई में। तो इसी तरह से हमारे भाव बदलते रहते हैं। इस बात को यहाँ पर शुक्ल जी ने बताने की कोशिश की है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जैसे कच्ची कुम्हार या मूर्ति को बनाने वाला, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे मूर्ति बनाया जाता है, उसमें जो रूप, जो रंग, जो ढांचा दिया जाता है वो उसी रूप में मिट्टी जो है ढल जाती है। तो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। बहुत अच्छी बात ये यहाँ पर की है शुक्ल जी ने कि अगर चाहे तो उसी मिट्टी के से जो है चाहे राक्षस बनावे या देवता बनाए या जो है भगवान बनाए, तो ये बनाने वाले की प्रवृत्ति पर निर्भर है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। कहां पर किसकी बात करना बुरा है, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है इसके चैप्टर आपको पाठ में ऐसे ही आएंगे। आपको थोड़ा सा जो अभी क्लास 10 के बच्चे हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है कि वो लगे, थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन बेटा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप पूरे चैप्टर को ऐसे ही समझेंगे, ऐसे ही इसी प्रकार से समझ करके तो आप इसके क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसको समझेंगे। संदर्भ जरूर आता है, अभी बताया जाएगा कि संदर्भ आपके लिए, आपको संदर्भ लिखने के लिए होगा और इसके लिए 2 अंक होता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के, हिंदी में गद्य खंड के मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहां पर यह आपका संदर्भ हो गया। जो हमसे, अब आगे यहां देखते हैं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे के साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात के ऊपर रखते हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। दोस्तों की बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है
कि हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं होती, उसकी बात को मना करने की हिम्मत नहीं होती, और हम ऐसे का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, जो अपनी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दिशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को बहुत कम रहता है। जिस बात में दोनों अवस्थाओं में बात को मानने में और ना मानने का, दोनों का बात का भय का मतलब होता है डर रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक का मतलब बुद्धि से कुछ सोच करके काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। युवा पुरुष तो विवेक क्या, वो तो जोशीले होते हैं, जोश में अपनी बातों को इतना उनके अंदर स्टेमिना होता है, ताकत होती है कि वो अच्छे बुरे का उस समय नहीं सोचते हैं। अगर दोस्त ने कह दिया है तो अच्छी सी बात है। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उनके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, क्योंकि पहले उनके जमाने में घोड़े की बहुत अहमियत थी। यदि आज हो सकता है कि शुक्ल जी होते तो गाड़ी की बात करते, कि गाड़ियां लोग देने जाते हैं, मोबाइल की बात करते, तो घोड़े का एक उदाहरण दिया है कि कैसे आश्चर्य की बात है कि एक लोग एक घोड़ा लेते हैं। कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति घोड़ा लेने जाता है तो उसके गुण दोष को परख कर लेता है, परख करके मतलब देख करके लेता है। घोड़े में क्वालिटी कैसी है, उसका चाल कैसा है, वो उसमें कोई ऐब तो नहीं है, दोष तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, इस प्रकार से। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। लेकिन जब हम मित्र बनाना चाहते हैं, जब हम मित्र को बनाते हैं तो उसके कुछ भी विचारों को नहीं देखते हैं। साथ में बैठ करके एक चाय पी लिए, कुछ बातें कर लिए, बस मित्र बन गया। तो ऐसे मित्र बनाने से पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें उससे कुछ छानबीन कर लेनी चाहिए। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, उन्होंने बताया कि हमने हंसमुख चेहरा देख लिया, बातचीत करने का ढंग बढ़िया देख लिया, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल सही बात, यहाँ पर मित्रता का उद्देश्य क्या है। हम मित्र बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, उद्देश्य। अब जो आप लोग मित्र बनाए तो ये इस बातों को जरूर ध्यान में रखें कि मित्रता के उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है कि नहीं। यदि हम मित्र बनाने जा रहे हैं तो उसका जीवन के व्यवहार में कोई मूल्य है। कोई मूल्य का मतलब पैसे से नहीं, उसका कोई औचित्य है, उसका कोई महत्व है। ये बात हमें नहीं सुनती कि ये एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। आत्म शिक्षा, अपनी शिक्षा, मन की शिक्षा जो होती है उसका काम सुगम, सुगम का मतलब होता है सरल। उसका कार्य जो है बहुत सरल हो जाता है अगर अच्छे मित्र मिल जाते हैं। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि मित्रता जीवन की सबसे बड़ी धन पूंजी है, सबसे बड़ा धन है। और उसमें भी उन्होंने कहा कि यदि विश्वास पात्र मित्र है, मित्र तो, लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जिन हम सब पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो अगर उनमें भी अगर विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसे मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मित्रता भी एक बहुत बड़ा खजाना है, धन है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषध का मतलब बच्चों यहाँ पर दवा से है कि विश्वास पात्र मित्र जो है दवा। शुक्ल जी ने दवा का नाम क्यों लिया है, औषध का मतलब कि जिस प्रकार से दवा हम लेते हैं तो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, तो उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमारे सुख में दुख में वो हमेशा कार्य में आता है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे,
हमारी मर्यादाओं को पुष्ट का मतलब होता है उसे और मजबूत बनाएंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग का मतलब गलत रास्ते पर हम पैर रखेंगे। कुमार्ग, एक एक शब्दों को ध्यान में देखते चले, क्योंकि यही शब्द आपको कठिन शब्द आपकी परीक्षाओं में हो सकता है पूछे भी जाए कि जब हम कुमार्ग गलत रास्ते पर पैर रखेंगे, अपने चलेंगे, तब वो हमें सचेत करेंगे। सचेत का मतलब हमें आगाह करेंगे, हमें बताएंगे कि आपको सचेत करना है। जब हम हतोत्साहित होंगे, हम निराश होंगे। हतोत्साहित का मतलब होता है निराश होंगे। जब हम परेशान होंगे, निराश होंगे, तब वो हमें उत्साहित करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हमें आगे अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्चे मित्र होते हैं, अच्छे से अच्छे वैद्य, वैद्य का मतलब डॉक्टर से संबंधित है, डॉक्टर से या डॉक्टर से है कि जिस प्रकार हम कोई भी इलाज कराने जाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरे इलाज की जांच परख करते हैं। कब से आपको बीमारी है, आप कितने कब से परेशान है, सुबह से हैं, दोपहर से हैं, कल से हैं, परसों से या पुरानी है, तभी हम उस डॉक्टर या वैद्य हमें दवा देते हैं, हमारी इलाज करते हैं। उसी प्रकार उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उनकी भी वो भी हमें जांच परख करके करनी चाहिए। अच्छी से अच्छी माता का आशा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसके पश्चात ये है दूसरा पैराग्राफ आपका है, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। यहाँ पर अब वो एक उदाहरण और दे रहे हैं शुक्ल जी कि छात्रावास में तो, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल, जिसे आप लोग कहते हैं कि हॉस्टल में, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। हृदय का मतलब जब हम लोग रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे रहते भी हैं, तो उनमें क्या है, मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता का बड़ा एक जोश होता है कि चलिए हम जो है कोई ना कोई मित्र देखा जाए। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता होती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहां ऐसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हम छात्रावास में, हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हमें उनसे, अपने दोस्तों से सारी बातों को खोल करके एक विश्वास उन्हें जमाना पड़ता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। हृदय में हम अपने सारी बातें जो एक काफी समय से रखे हुए होते हैं, हम अपने मित्रों को शेयर कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। वर्तमान छात्रावास के जीवन में जो कह रहे हैं कि जो बच्चे रहते हैं, उन्हें वर्तमान बहुत ही सुखमय, आनंद पूर्वक दिखाई देता है और भविष्य के संबंध में लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं कि हम भविष्य में पढ़ाई करके कुछ आगे बनेंगे। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। लोगों में, वहां छात्रावास में विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं, तो जब हम एक दूसरे से बातों को शेयर करते हैं तो हो सकता है हमारी बात किसी को बुरी लग जाए, तो कितनी जल्दी उसके बुरेपन से वो हमसे रूठ जाता है, तो मानना मनाना भी बहुत जल्दी हो जाता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। तो यहाँ पर एक संबोधन का चिन्ह है, वो खुद संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सहपाठी की मित्रता। सहपाठी का मतलब होता है साथ साथ पढ़ने वाले की मित्रता। इस उक्ति में, इस कथन में, उक्ति का मतलब होता है इस कथन में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। हृदय में बहुत सारे उथल पुथल, बहुत सारी बातें अपने लोग, अपने गांव की, अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने पुराने दोस्तों की सारी बातें एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, बता देते हैं।
किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांति और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है। एक उन्होंने बालपन के मित्रों को लिया है शुक्ल जी ने, और युवापन के, दोनों में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, बिल्कुल दोनों के मित्रता में अलग अलग भाव होते हैं। उस समय कुछ हमारे भाव उतने बाल्यावस्था में कम हो पाते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं है। सुंदर प्रतिमा का मतलब सुंदर मूर्ति, मन भावनी चाल का मतलब बहुत एक विशेष प्रकार की चाल, स्वच्छंद प्रकृति, स्वच्छंद का मतलब वो होता है जो खुले वातावरण में हो। यही 2-4 बातें देख करके मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि अगर जीवन संग्राम में, इस जीवन के लंबी दौड़ में यदि कोई मित्र अधिक जो है हमें साथ देना चाहिए, तो ऐसे मित्र जो है सुंदर प्रतिमा मतलब कि उसके चेहरे की सुंदरता को देख करके नहीं, बल्कि ये सब कुछ बातें अलग होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा कर दें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके। मित्र वो नहीं है कि हम उसके गुणों की तो प्रशंसा करें लेकिन उससे स्नेह ना करें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। इस प्रकार के मित्र भी पाए जाते हैं कि मौका मिलने पर हम अपने सारे कार्य तो उससे कर लें या करवा लें, लेकिन उससे अंदर ही अंदर जो है, भीतर ही भीतर का मतलब है मन के अंदर ही अंदर उससे घृणा करें, नफरत करें। तो इस प्रकार के भी भाव कुछ मित्रों में होते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। बहुत बड़ी लाइन कहा कि शुक्ल जी ने कहा है कि मित्रता तो वो होता है जो सच्चे पथ का मतलब होता है मार्ग को दिखाने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला होता है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, ऐसे पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें कि हे मित्र, यदि आप ऐसी कोई बात बताओगे तो हम जरूर उसको निभाने की कोशिश करेंगे। भाई के समान होना चाहिए। जिस प्रकार भाई अपने छोटे भाई के लिए जो है पथ प्रदर्शक होता है, उसी प्रकार होना चाहिए, जिसे हम अपने प्रीति पात्र बना सके। प्रीति का मतलब प्रेम के कई योग्य बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को समझने की ताकत होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि समझे। यदि किसी के यहाँ कोई हानि हो गया, कोई जो है नुकसान हो गया, तो ऐसे मित्र दोस्तों उसके मित्र को भी लगे कि वास्तव में उसको आज दुख है, उसको कोई अगर उसे लाभ है, कोई फायदा है, खुशी है, तो आप भी उसी मित्र के रूप में उसकी मित्रता की खुशी में आप भी खुशी हो जाइए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। ये आवश्यक मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। शुक्ल जी ने यहाँ पर एक और बात बताई कि मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मित्र भी पढ़ाई करे। हो सकता है आपका मित्र कुछ कार्य करता हो, तो ये इन्होंने यहाँ पर एक और भी मित्रता के बताया कि मित्रता के जो दो लोगों के बीच में मित्रता होती है वो ऐसी नहीं है कि वो दोनों की रुचि एक हो, लेकिन फिर भी मित्र होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। 2 अलग अलग जो उनके रुचि हैं उनमें भी मित्रता होती है। राम धीर, यहाँ पर फिर इन्होंने एक उदाहरण लिया। राम धीर का मतलब गंभीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। राम और लक्ष्मण के बीच में भी थे तो भाई भाई, लेकिन एक मित्रता का भाव था। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जहां राम धीर का मतलब बहुत ही
साधारण सिंपल जीवन उनका जीवन था, शांत प्रकृति थे। वहीं जो है लक्ष्मण उग्र, उग्र का मतलब थोड़ा सा अपने विचारों से तेज विचार वाले थे और उद्दत स्वभाव के, थोड़ा उद्दंड स्वभाव के थे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, फिर भी दोनों भाइयों में अत्यधिक प्रगाढ़, बहुत ही जो है दोनों भाइयों में अत्यधिक जो है स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी। दूसरा उदाहरण ये दे रहे हैं कि उदार और उच्चाशय कर्ण, कर्ण और दुर्योधन के बीच में भी जो है बड़ी अच्छी मित्रता थी। दूसरा उदाहरण ये दे रहे हैं कि कर्ण, महाभारत के पात्रों में से एक उदाहरण लिया है कि कर्ण उदार थे, उच्चा शक्ति थे, बहुत अच्छी उनके पास ताकत थी, और लोभी दुर्योधन, दुर्योधन का स्वभाव यहाँ पर उन्होंने बहुत ही लालची बताया है, कुछ विशेष समानता नहीं थी। दोनों की जो है प्रकृति अलग अलग थी, स्वभाव अलग अलग था, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। हाँ, बिल्कुल बहुत सही कहा है कि कभी कभी मित्रता ऐसी भी होती है कि हमारे वो अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि जो क्वालिटी दूसरे मित्र के अंतर्गत है वो हो जाए तो हमें उसकी पूर्ति हो जाएगी। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें ये गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बली बली का। यदि कोई कमजोर व्यक्ति है तो वो बलवान व्यक्ति को सोचता है कि हमारी उससे मित्रता हो जाए तो हमारे सुख दुख में वो काम आएगा। धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। यहाँ पर बताया एक और उदाहरण दूंगा कि उच्च आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, मनोकामना। उच्च आकांक्षा, ऊंची मनोकामना लिए, ऊंची मनोकामना कि हमारे मन में कोई अच्छा कार्य करने के लिए, कोई बड़ा कार्य करने के लिए हमारे मन में कोई विचार है, तो उस विचार को हमें कभी पूरा हो पाएगा जब कोई व्यक्ति हमें हमारा साथ दे दे। जैसे आप लोग बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए सोचते हैं कि कोई ऐसा अच्छा टीचर मिल जाए या कोई अच्छा ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो हमें सारी समस्याओं से, सारी बाधाओं से दूर कर सके। कोई बात नहीं है, आप ज्ञान दर्शन क्लासेस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको हिंदी विषय की बहुत अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में दी जा रही है। यहाँ से आप तैयारी करके 90+% मार्क्स बहुत ही अच्छी तरीके से ला सकते हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से फ्री और निःशुल्क है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, प्लीज वो एक बार शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। आइए देखते हैं कि चाणक्य एक बहुत ही चंद्रगुप्त के गुरु थे, का मुंह ताकता था। वो देखता था कि हमारे गुरु कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे मैं अपना मनोकामना पूर्ण कर सकूं। नीति विशारद अकबर, मन बहलाने के लिए यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि नीति विशारद अकबर जो मुगल काल का बहुत ही महान राजा था, उसने मन बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए, अपने मन में चंचलता लाने के लिए बीरबल की ओर देखता था कि बीरबल कुछ कहें, क्योंकि बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो बीरबल की ओर देखता था जिससे उनका मन हल्का हो जाए। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये कर्तव्य उसी में पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। मित्रता के यहाँ पर कर्तव्य बताए गए हैं कि मित्रता का कर्तव्य क्या होगा। इंपॉर्टेंट है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निजी सामर्थ्य का मतलब होता है अपनी
तुम्हारी जितनी ताकत है उससे भी बाहर काम कर जाओगी। ये कर्तव्य उसी में पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और दृढ़ संकल्प हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना है जिससे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। यहाँ पर बताया है कि सुग्रीव ने भी जो है राम को मित्र बनाया था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। इससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और ये विश्वास कर सकें कि हमारा मित्र हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। अगली बात है, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, यहाँ पर बताया गया है कि इससे अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन का उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हैं, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। बहुत बढ़िया यहाँ पर बात कही है, मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा है, 100 साल मैक्सिमम माना गया है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई बुद्धिमानी या विनोद की बात नहीं है। उन्होंने 3 मित्रों का उदाहरण लिया, का, खा और गा 3 मित्र हैं। यदि वो लोग हमसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बता सकते हैं, ना हमारे अंदर में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। कह रहे हैं कि 3 मित्र हैं लेकिन वो कुछ हमें हिम्मत नहीं बना सकते, हमारी हौसला अफजाई नहीं कर सकते हैं, हमारे सुख दुख में भाग नहीं ले सकते हैं। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसे मित्रों से मैं प्रभु हाथ ही जोड़ता हूं कि ऐसे मित्र हमसे दूर ही रहें। तो ईश्वर उनसे दूर ही रखे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमसे दूर रखें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्ति सजाना नहीं, हमें मित्रता की जो है मंडली नहीं तैयार करना है, मित्रता की फेहरिस्त नहीं बनाना है, लिस्ट नहीं लगाना है कि हमारे 400 मित्र हैं, 500 मित्र हैं, बल्कि मित्र सच्चे एक हों लेकिन वो हमारे सुख दुख में हर कार्यों में भाग लें। जड़ मूर्ति सजाना, जड़ मूर्ति का मतलब होता है बच्चों कि वो एकदम किसी लायक ना हो। यहाँ पर ये कहा जाएगा कि हमारे किसी कार्य में सहभागी ना हो, किसी कार्य में सहभागी ना हो। जब ये वो किसी कार्य में सहभागी नहीं हो सकते हैं तो ऐसे आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में होते तो शुक्ल जी फेसबुक इंस्टा की बात करते कि मित्रता तो बहुत बढ़िया, 5000 10,000 या ना जाने कितने कितने लोगों की मित्रता है। लेकिन आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाए। थिएटर का मतलब होता है मूवी, पिक्चर से देखने के लिए जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी कुछ नहीं होगा। ऐसे मित्र कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो आपके साथ चलेंगे लेकिन कुछ विशेष उनके अंतर्गत आपको आपके सहयोग देने में नहीं होगा, कुछ आपको मोटिवेट करने में नहीं होगा। तो ऐसे मित्र साथ में रहेंगे लेकिन उनसे कुछ नुकसान नहीं होगा तो कोई अच्छा फायदा भी नहीं होगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले, इनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन शोधों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, कुछ ऐसे भी बता रहे हैं कि यदि ऐसे भी मित्र हो जाते हैं जो हमेशा अपने से बड़े लोगों की नकल किया करते हैं, अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं का नकल करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते। बनाव श्रृंगार का मतलब कि साज सज्जा में, सजावट में ही लगे रहते हैं अपने को दिखाने के लिए। तो महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर के शून्य निस्तार और सोचनीय जीवन और किसका है। वह अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कुछो दूर हैं। उनके लिए तो ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न ही संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर
अद्भुत कार्य कर गए और न ही बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए, जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के लिए कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का अभ्यास नहीं। इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद उनके भाग्य में जो है का आनंद नहीं है, उनके भाग्य में प्रतिष्ठित सुख और कोमलता हृदय की शांति नहीं है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय का मतलब जो मनुष्य के अंदर इंद्रिय होती हैं, 5 इंद्रिय होती हैं, ज्ञान इंद्रिय, हाथ, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये 5 इंद्रिय हैं। तो आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनके हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से, कुत्सित विचार का मतलब होता है बुरे विचार से, कलुषित का मतलब बुरे विचार से युक्त है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों के दिन दिन अंधकार में पतित होते जाते हैं। ऐसे नशोन्मुख, नशा में उन्मुख जो मित्र होते हैं, उनके दिन अंधकार में पतित होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन उनका जीवन अंधकार की गर्त में, पतित का मतलब गिरता हुआ जाता है। कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा, उसे ऐसे प्राणियों को साथ ना करना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे प्राणियों के जो बाहरी दुनिया के साज सज्जा में रहते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है जीवन दिन प्रतिदिन पतित होता जाता है, गिरता जाता है। ऐसे प्राणियों को साथ ना करना चाहिए, नहीं साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार से है ये आपका। उसके पश्चात यहाँ पर मित्रता के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर शुक्ल जी बताते हुए कहते हैं कि मकदूनिया का बादशाह बहुत ही प्रसिद्ध है, बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है बच्चों। यहाँ पर आपको जरूर देखें, मकदूनिया का बादशाह, मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा, तब डेमेट्रियस ने कहा, जॉर्ज ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मिला था। एक प्रकार का व्यंग भी है, एक प्रकार का हास्य भी है, लेकिन यहाँ पर मित्रता के बारे में उसका उदाहरण देते हुए शुक्ल जी ने बताया है कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस, बादशाह नाम है डेमेट्रियस, कभी कभी राज्य का सब काम, बादशाह था तो उसका कार्य करना था, राज्य के अंतर्गत कार्य ही करेगा और काम करेगा, तो राज्य का सब काम छोड़कर अपने मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। विषय वासना का जो उसके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे उसके, तो अपने ही साथ के, अपने राज्य के कुछ दोस्तों को लेकर के उसमें लिप्त रहता था, संलग्न रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके, और उसने क्या किया कि एक बार बहाना बताया कि मैं बीमार हूं और करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। अर्थात जब राजा था तो राज्य में जाना चाहिए, राज्य के लोगों की समस्याएं होती है उनको भी सुनना चाहिए था, लेकिन उसने बहाना बता दिया कि अभी मैं राज्य के कार्यों को नहीं करूंगा, अभी मैं बीमार चल रहा हूं और जब बीमारी से सही हो जाऊंगा तब आकर के राज्य की कारोबार को देखूंगा। तो इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया, तो जहां पर वो बीमार थे भी उस जगह पर उनके पिताजी गए और उनसे एक हंसमुख, जब वो जा रहे थे तो वहां पर उन्हें एक जो है उनके रास्ते में उनके कोठरी में, कोठरी का मतलब होता है उनके कमरे में, कोठरी से एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते हुए, कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचे, उस कमरे के भीतर पहुंचे, तब डेमेट्रियस ने कहा, उनके पिता कुछ कहते इससे पहले ही डेमेट्रियस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। ज्वर का मतलब होता है बुखार ने, बुखार ने अभी अभी मुझे छोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी अभी देखा है। पिता ने कहा हाँ हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर ही अभी मुझे रास्ते में मिला था, जैसे ही मैं आ रहा था आपकी तरफ। तो यहाँ पर एक हास्य है, हास्य के साथ साथ वहां
शुक्ल जी ने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर हो जाए, उसे अपने रुचि के अनुसार कोई ना कोई मित्र बनाने ही पड़ते हैं, तभी उसका जीवन अच्छी तरीके से सफल हो सकता है। अगला है कुसंग का ज्वर। बच्चों ये भी पैराग्राफ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसंग, कु का मतलब बुरा होता है और संग का मतलब साथ होता है। तो बुरे लोगों का साथ का ज्वर, ज्वर का मतलब बुखार जो होता है सबसे भयानक होता है। बहुत ही बात कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही कि कुसंग का ज्वर, गलत लोगों का जो रहना ही साथ है वो बहुत ही बुरा होता है। ये केवल और नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, ये तुम्हारी आपकी नीतियों को और सद्वृत्ति का मतलब जो आपके आचरण है उनको ही नहीं नाश करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो तुम्हारे अंदर विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, उसको भी ये नाश कर देता है। कि वह किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी। कह रहे हैं कि यदि कोई युवा पुरुष है और उसके पैरों में उसकी संगति यदि गलत है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया है, यदि आगे नहीं बढ़ पाएगा किस प्रकार से, तो उसके पैर में बंधी चक्की, पैर का मतलब होता है पैर में यदि कोई चीज बांध दी जाए, चक्की से मतलब यहाँ पर एक चक्की जो एक पत्थर होता है आटा पीसने वाली, यहाँ पर उसके बाद का उदाहरण लिया है कि जैसे वो बांध दिया जाए तो आप नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बुरे लोगों का साथ आपको है तो आप भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में, अवनत का मतलब होता है पतन, पतन की ओर ले जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। बाहु का मतलब होता है भुजा, भुजा है, आपके भुजाओं का वो साथ बनेगा। यदि आपका मित्र अच्छा है तो आपसे कहेगा कि और अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, किताबें पढ़िए, जिससे आपको बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स मिल जाएं। लेकिन आपका दोस्त अच्छा नहीं है तो वो आपको खींचेगा, कहाँ पढ़ने उड़ने के चक्कर में पड़े हो, पढ़ करके किसी का आज तक भला हुआ है। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं। तो बाहु के समान होगा जो उसे निरंतर उन्नति की ओर, उन्नत का मतलब आगे आप 90 और 95, 99% मार्क्स लाने के लिए आपको सचेत करता रहेगा। अगला उदाहरण उन्होंने दिया है कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं वो, शुक्ल जी भी बहुत जानकार थे, उन्हें हर जगह की जानकारी थी। तो विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वो अच्छी तरह जानता था कि वहां वो बुरे लोगों की संकट में पड़ता। कह रहा है कि किसी राज दरबार में गया था तो उसे अच्छी जगह नहीं मिली, और जगह ना मिलने के कारण भी वो अपने भाग्य को बहुत सराहता रहा कि बहुत अच्छा हुआ मुझे वहां जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अगर मैं उस जगह पर होता तो वहां पर बहुत अच्छे लोग मेरे साथ नहीं मिलते, बुरे लोग होते हैं, और जब बुरे लोग हो जाते हैं तो मैं अपने जीवन के कार्यों में, जो अपने उन्नति में, वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ते। इसलिए वो बहुत से लोग ऐसे जिनकी घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्टि हो जाती है। कह रहे हैं कि जिनकी घड़ी भर का मतलब कुछ समय के लिए ही, कुछ समय के लिए ही हम उनके साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पढ़नी चाहिए। क्योंकि आपको इस प्रकार से ऐसी ऐसी बात कही जाएगी कि जिसे आपको नहीं कहना चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव, चित्त का मतलब होता है मन पर आपके ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। जो आपके मन में नए नए विचार हैं, नए नए कार्य करने की शक्ति है, ताकत है, यदि आपको कोई भी व्यक्ति कुछ ही समय में कह दे कि पढ़ने से कुछ भला नहीं होता है, पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं मिलता है, तो एक बार भी अगर बार बार वही बात कही जा रही है तो आपका भी चित्त जो है कमजोर पड़ जाएगा। ऐसी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव भस्म करके धारण करके बैठती है। बुराई जो है अटल भाव करके धारण करके, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। जब कोई बुरी बात कहता है तो हमारे मन में वो बहुत दिन तक जो है वो भरी रहती हैं।
लेकिन वही कोई अच्छी बात कहता है तो वो उतनी समय तक नहीं टिक पाती हैं। पर इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ जाते हैं, बहुत सही कहा है कि जब भद्दे व फूहड़ गीत, कोई भी फूहड़ गीत कह रहे हैं कि अगर हम सुन लेते हैं, हमारे कान सुन लेते हैं तो वो हमारे दिमाग पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। लेकिन कोई अच्छी बात कहता है तो बात कुछ ही समय तक हमारे मन में रहती है, फिर वो हट जाती है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आ जाता है। कह रहे हैं कि बचपन में उनका एक मित्र बता रहा था कि बचपन में मैंने एक बुरी अपने लड़कपन में एक कहावत सुन पाई थी। कहावतें होती है कोई कहा तो जिसको मैं उसे दूर करने की चेष्टा करता हूँ कि वो मेरे मन में विचार में ना आए, लेकिन वो आ ही जाती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें हो तो उसे बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी ना आए। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथ ना बनाओ जो अश्लील का मतलब जो है जिनके विचार गलत हैं, अपवित्र हैं, जो पवित्र नहीं है, फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं, भले वो तुम्हारे मनोरंजन तो करना चाहते हैं लेकिन वो तुम्हारे जीवन पर कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डालेंगे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा ना होगा, अन्यथा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है। कह रहे हैं शुक्ल जी कि हो सकता है वो आप एक आध बार सोचें कि अब ये गलती मैंने इस बार कर दी है लेकिन आगे नहीं होगा, लेकिन जब आप ऐसी गलतियां बढ़ते जाएंगे तो आपकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। कह रहे हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर ये नहीं देखता है कि वो कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, तुम्हारी जो उस अच्छे कार्य के प्रति जो तुम्हारी भावना रहेगी वो खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे नफरत आती जाएगी। तुम्हें पीछे उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक का मतलब मैं पहले भी बताया, मस्तिष्क, तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते हुए तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, तुम भी बुरे ही हो जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ और निष्कलंक बनाओ। निष्कलंक का मतलब होता है कलंक रहित। कलंक का मतलब होता है कि उसमें दोष कोई ना हो। अंत में होते हुए तुम भी बुराई के भक्त बन जाओ। अतः हृदय का उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। बच्चों, तुम्हें ये संदेश देते जा रहे हैं कि आप लोग भी बुरी संगत से बचें, ये एक छूत से बचें। ये पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसों शयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे काजल की कोठरी का मतलब मैंने बताया कि काजल का कोई कमरा, मकान, उसमें संपूर्ण कोठरी में काजल भरा हुआ है, लेकिन अगर आप उसमें जा करके उसमें कुछ भी ना करें, उस कमरे में जाएं और जा करके बाहर निकल आए तो एक लीक लागे। लीक का मतलब कि एक ही लाइन क्यों ना, एक ही लिघारी, एक ही उसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निशान आपको शरीर में, आपके कपड़े में कहीं ना कहीं जरूर लगेगी। लागी है पे लागे है, जरूर लगेगी। अर्थात कहने का मतलब है भले आप कितने अच्छे हैं लेकिन आप बुरे लोगों का संगत कर रहे हैं, बुरे लोगों का साथ कर रहे हैं, तो उसकी बुराई कुछ ना कुछ आपके ऊपर जरूर आएगी। आप उसके कुछ ना कुछ गुणों को जरूर धारण करेंगे। तो इसलिए वो शुक्ल जी कह रहे हैं कि यही उपाय है कि बुरी संगत के छूत से बचो, बुरे लोगों से बचो। आप हमेशा अपना मस्तिष्क, अपना ध्यान पॉजिटिव रखें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, जिससे आपका जीवन
उज्जवल हो सके। मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे मित्र जीवन की सबसे बड़ी बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य धन है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है, आपके पाठ का सारांश है, जिसे आपको लिखना है। इसके कठिन शब्दों को लिखना है। संदर्भ बता ही दिया गया है। एक बार पुनः बताया जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ पर लेखक लिखना है, कवि या रचयिता नहीं लिखना है, वो काव्य के क्षेत्र में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी व्याख्या है, जो कि ये दोनों व्याख्याएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अभ्यास जरूर करते हैं।